ना। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स हम बार बार बोलते हैं तो लोगों की पॉलिनोमियल्स हम लोग लगभग 5वां क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। 5वां क्लास में भी हम लोग समीकरण पढ़े थे, उसके बाद एक चर वाले रैखिक समीकरण, फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ, इस तरह से आगे बढ़ते गए और हम लोग इसका रूप बदलते गया, नाम बदलते गया। और जब हम लोग 9th क्लास में पहुँचे तो 9th में भी पढ़ना था हम लोग को क्या चीज़? बहुपद। और आज 10th क्लास में है तो इसमें भी हम लोग को पढ़ना है बहुपद। तो बहुपद कहते किसको हैं, बहुपद में होता क्या है, लिखते कैसे हैं, वो किस तरह का रंग रूप उसका होता है, इन सारी बातों को हम लोग को पढ़ना है ना। बहुपद को हल कैसे किया जाता है, ठीक है, ये सारी बात हम लोग जानेंगे 10th क्लास में। बहुपद के घात क्या होता है, बहुपद में चर अचर क्या होते हैं, ये सारी बात को हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि बहुपद कहते किसको हैं ना। तो बहुपद कहते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है चर अचर, चर और अचर। चर को कहते हैं वेरिएबल, अचर को कहते हैं कांस्टेंट ना। तो कहता है कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट, चर और अचर, साथ में चर के गुणांक, मतलब चर के साथ जो अंक गुणा में रहता है, गुणांक तथा ऋणेतर घातांक। घात क्या होगा? ऋणेतर, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में मतलब घटते क्रम में लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणा के क्रिया वाले बीजगणितीय। बीजगणितीय मतलब बीजगणितीय उसको कहते हैं जैसे जिसमें x y z यूज किया हुआ रहता है ना। तो बीजगणितीय व्यंजकों को बहुपद कहा जाता है, ठीक है। ऐसे हम लोग 9th 10th क्लास में पढ़ते थे तो बहुपद का मतलब ऐसे ही साफ साफ कहते थे। बहु माने बहुत, बहुत मतलब एक नहीं, बहुत, बहुत पद ना। तो बहुत पद जिसमें एक साथ लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। लेकिन हम लोग अब जो है सो थोड़ा स्टैंडर्ड हम लोग को बढ़ गया है, तो हम लोग डिफिनेशन जानेंगे इसका। कैसा डिफिनेशन भाई? जिसमें चर और अचर दोनों होता है और बीच में जोड़, घटाव, गुना का चिन्ह लगा होता है और सभी को एक साथ संग्रह करके अगर लिखा हुआ हमको मिलता है तो हम लोग उसको बहुपद कहते हैं। जैसे सर, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 2x³ + 3x² + 4x + 6 = 0, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो इसको क्या बहुपद कहेंगे? तो हाँ सर, कैसे? ये जो x है इसको हम लोग चर कहते हैं। x को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और x के साथ क्या है? 2 है। तो कहता है चर के गुणांक। तो चर के साथ है 2 जो लिखा हुआ है इसको क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे, ठीक है। तो पहला चीज तो चर, हाँ सर है। चर के गुणांक भी है, हाँ सर है। और क्या कहा है कि ऋणेतर घातांक। घातांक मतलब उसका पावर कम होते हुए। तो यहाँ देखो तो कितना घातांक लिखे हैं? 3। यहाँ कितना लिखे हैं? 2। यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितना है? कुछ भी नहीं। हाँ, तो ये क्या है? 3, 2, 1 बढ़ रहा है या घट रहा है? ऋण हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, यानी ऋणेतर घातांक मतलब घटते हुए घातांक के रूप में हो। और उसको जोड़, घटाव या गुना, जोड़ देखो तो बीच में जोड़ है लगा हुआ, चाहे तो जोड़ होगा या किसी किसी में घटाव होगा ना। तो जोड़, घटाव या गुना की क्रिया लगा हो, लगल है ना। और कैसा हो? बीजगणितीय हो, मतलब XYZ यूज हुआ हो। तो XYZ इसमें है, हाँ सर है। तो उस तरह के जो सजा हुआ सिस्टम हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग बहुपद कहेंगे। आई बात समझ में? अब देखना, तो बहुपद में जो हम लोग यहाँ 2, 3, 4, 6 लिखे हैं ना, 2, 3, 4, 6 जो हम लोग लिखे हैं, 2, 3, 4, 6, ये हमेशा इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़? अचर। क्या कहेंगे? अचर। अब अचर किसको कहते हैं और चर किसको कहते हैं? तो हम अगले बार जो बताए थे तो उसमें हम सीधा एकदम देहाती बात बताए थे कि गाय के खोल के छोड़ दो तो क्या होता है? चरती है ना। कभी तोहर खेत चरेगा, कभी उसका खेत। नहीं, मतलब कि वो उसको पता थोड़ी है कि किसको चरना है। हाँ, मतलब जो बदलते रहे, ठीक है, जिसका वैल्यू बदलते रहे उसको हम लोग कहते हैं चर। और जिसका वैल्यू न बदले उसको कहते हैं अचर। तो बदलेगा किसका वैल्यू भाई? तो कभी ऐसे कहते हो कि 2 रुपया = 10 रुपया, कभी कहोगे हम 2 रुपया देंगे तो 10 रुपया दोगे? नहीं दे सकते हो। तो कभी भी 2 के बराबर 10 होगा? नहीं होगा।
तो ये गलत हो जाएगा, यानी ये बदलेगा नहीं। 2 रुपया है तो तुम हमको 2 ही रुपया दोगे ना। तो कहीं भी पहाड़ों पर जाकर मांगेंगे तो क्या तो हमारा 5 रुपया दे देगा, नहीं 2 ही रुपया देगा ना। तो इस तरह से क्या है भाई, एक इसका वैल्यू कभी बदलेगा नहीं। 2 लिखा हुआ है, मान लो नीचे 2 लिखे हैं, अब एरोप्लेन पर चढ़ गया, बोलेंगे बताओ अब कितना लिखल है, तो क्या कहोगे 7 हो गया सर, होगा ऐसा नहीं, वो 2 ही रहेगा। मतलब कहीं भी जाओगे तो ये 2 ही रहेगा, ठीक ना। तो जो वैल्यू नहीं बदलता है उसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। लेकिन x का वैल्यू कभी कभी -1 आता है, x का वैल्यू कभी 4 आता है, x का वैल्यू कभी 10 आता है, इक्वेशन पर डिपेंड करता है वो। तो x तो वही है लेकिन वैल्यू उसका बदल रहा है ना। तो जब वैल्यू बदलता हुआ हम लोग को मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। आई बात समझ में। तो चर और अचर, अब बात हो गया कि चर किसको कहेंगे, अचर किसको कहेंगे। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ को बहुपद कहते हैं। और बहुपद में क्या ध्यान देना रहता है, जैसे मान लो कोई चीज़ लिखा हुआ हमको दे दिया और बोलेगा कि बताओ ये बहुपद है। जैसे देखना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं √x + 5 = 0, क्या बहुपद है। हाँ, और हम लिख दे रहे हैं x² + 3 = 0, क्या बहुपद है। x + 4 क्या बहुपद है। 2x क्या बहुपद है। इस तरह से बात बोला है, ठीक है। तो हमको बहुपद पहचानना है, किसको कहेंगे कि बहुपद है ना। तो देखो कभी भी चर, चर मतलब ये चर ना, यानी XYZ, कभी भी XYZ का वैल्यू, घात, वैल्यू नहीं घात ना, कभी भी चर पदों का घात ना रूट में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या क्या हम बोले, कभी भी चर, चर ऐसे नहीं लिखल रहना चाहिए। पहला बात, अगर ऐसे लिखा है तो वह बहुपद नहीं है। दूसरा बात, अगर उसका पावर ऐसे लिखा हुआ है तो भी बहुपद नहीं है। अगर उसका पावर ऐसे लिखा हुआ है तो भी बहुपद नहीं है। यानी कि जब भी लिखा हुआ होगा तो वो पूर्ण संख्या मतलब पूर्णांक संख्या के रूप में लिखा हुआ होगा। जब भी लिखा हुआ होगा तो अंक होगा ना, वो कभी भी बटा में, रूट में या माइनस में नहीं होगा। तो यही बात हम लोग यहाँ लिखे हैं कि बहुपद पहचानेंगे कैसे, तो बहुपद के सभी पदों का घात कैसा होता है, धनात्मक होता है। आई बात समझ में। दूसरी बात, बहुपद के किसी व्यंजक का घात भिन्न, भिन्न मतलब बटा में, भिन्न ऋणात्मक मतलब माइनस में, या अपरिमेय संख्या रूट में नहीं हो सकता है। आई बात समझ में। तो ये 2 बात हम लोग को चेक करने के लिए सीखना है। अगर ये सब है तो उसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे, अगर धनात्मक है तभी हम लोग उसको बहुपद कहेंगे, ठीक है। हाँ, तो कभी कभी कोई पूछेगा कि क्या सर 2x बहुपद है, हाँ है। आई बात समझ में। तो ऐसा नहीं कि नहीं है, वो तो है। अगर कोई खाली बोल दे कि 2 बहुपद है तो काहे नहीं है। हम तो बोले हैं कि चर या अचर कुछ भी हो सकता है, तो ये अचर है तो क्या दिक्कत है। आई बात समझ में। लेकिन हाँ, अगर यही चर के पावर अगर हम लोग ऐसे लिख देते और तब पूछते कि बहुपद है तो हम लोग बोलेंगे सीधा सीधा बहुपद। आई बात समझ में। अब बहुपद के प्रकार अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी बहुपद का पावर या किसी भी बहुपद का हल हमको 0 मिलता है, किसी भी बहुपद, मान लो कि px बराबर हमको क्या मिला, px एक बहुपद है जिसको हम क्या कह दिए, शून्य कह दिए, या px एक बहुपद है बराबर 2 लिख दिए ऐसे ना। तो एक ऐसा बहुपद है, शून्य बहुपद है। कैसा बहुपद है, शून्य बहुपद है। और यही बात अगर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, x या x + 4 ऐसे लिखा हुआ मिल गया, तो चर इसमें देखेंगे कि चर है क्या, हाँ सर है, x है। इसमें चर है क्या, नहीं है, यानी चर का वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है। तो इसलिए कैसा ये बहुपद है, शून्य बहुपद है। यहाँ चर है, हाँ सर 1 है ना, तो इसको कहते हैं एकल बहुपद। क्या कहेंगे, एकल बहुपद। अगर यही रहता है, इसका पावर रहता है ऐसे 2 ना, तो ये क्या हो जाता, द्विघात बहुपद ना, क्या हो जाता, द्विघात। और यही इसका पावर बढ़ के हो जाता है कितना, 3, तो ये क्या हो जाता, त्रिघात। आई बात समझ में। तो घात पर डिपेंड करता है, और घात किसका देखा जाता है, चर का देखा जाता है। किसका, चर का। तो बहुपद हो सकता है कब, तब जब जब चर का घात हमको दिखाई दे, ठीक ना। लेकिन चर का घात अगर
रूट में, बटा में, माइनस में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। इतना बात समझ में आ रहा है? तो इतना बात को हम लोग लिख लो जल्दी से, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। तो बहुपद का शून्यक, बहुपद का मान, जैसे बहुपद का मान लो बहुपद में XYZ लिखा हुआ है और x का मान लो x बराबर 1 आया, x बराबर कितना आया? 1 आया। तो ये 1 जो है सो उस बहुपद में बैठाने के बाद वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर x बराबर 1 बैठाने के बाद किसी भी बहुपद का मान 0 हो जाता है, मान लो x बराबर 1 है तो x स्क्वायर माइनस 1, इसमें x का वैल्यू 1 बैठा के देखेंगे तो x के जगह 1 बैठाया, 1 माइनस 1 तो कहाँ आ गया? 0। तो कहेंगे कि x स्क्वायर माइनस 1 ये बहुपद का x बराबर 1 क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक है। लेकिन इसी को ग्राफ रूप में हमको एक्सरसाइज पहला पढ़ना है ना। वो बोलता है कि मान लो कोई एक इक्वेशन px है या py है, समथिंग कुछ भी दिया है और बोलता है कि उसका आप शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। और वो ग्राफ ऐसे हम लोग को दे दिया है ना। अब बोलेगा कि इसमें कितने शून्यक हैं, ठीक ना। तो कुछ मत करना, जैसे मान लो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इस तरह से 3-4 फोटो तस्वीर हमको दिया हुआ है। तो हम लोग को शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हम लोग को किस तरह से कह रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग को पूछा है px वाला, यानी ना। तो px बोला है मतलब x अक्ष को हम लोग देखेंगे। अक्ष मतलब इसको कहते हैं y अक्ष और इसको कहते हैं x अक्ष। तो x अक्ष पर देखेंगे, x अक्ष पर कोई रेखा x अक्ष को कितने जगह काटता है, इस बात को हम लोग को देखना है। तो x अक्ष अगर कट रहा है तो वो उसका शून्यक है। तो देखो तो ये x अक्ष है, x अक्ष कहीं कट रहा है तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा? नहीं कटा तो 0। इसमें देखो x अक्ष कहीं कट रहा है, कितना जगह? एक जगह, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा? 1। उसी तरह से x अक्ष यानी लंबा वाला डंडा कहीं कट रहा है कोई से, किसी से भी, तो जो कर्व खींचे हैं वो कर्व को देखेंगे। हाँ सर एक जगह यहाँ कट रहा है, आओ कहीं कट रहा है, हाँ सर एक जगह यहाँ भी और एक जगह यहाँ भी, कितने जगह? तो इसका शून्य कितना? 3। आ रही है बात समझ में? फिर उसी तरह से यहाँ देखेंगे, यहाँ भी कट रहा है, हाँ सर यहाँ भी 2 जगह, तो इसका शून्य कितना? 2। उसी तरह से अगला में देखेंगे, यहाँ भी कट रहा है तो हाँ सर 1 2 3 4, कितना जगह? 4 जगह, तो इसका शून्य कितना? 4। इसमें बताओ कितना है? 3 है, एक ही जगह कट रहा है, छू भी सकता है, कटने की बात नहीं, वो एक शख्स को छू भी सकता है। तो देखेंगे कि एक जगह यहाँ कट रहा है और 2 जगह मात्र छू कर निकल जा रहा है ना। तो छू रहा है, अगर हम लोग उसको बढ़ाएंगे तो कटेगा ही कटेगा ना। तो कितना जगह? 1 2 और 1 3, यानी इसके शून्य की संख्या कितना? बहुपद दिया हुआ है, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें शून्यक अगर हमको 2 गो मिलता है, क्या गो मिलता है? 2 गो। तो देखो शून्यक जितना घात रहता है शून्यक उतना ही मिलता है, याद रखना। अगर हमारे पास बहुपद का घात अधिकतम कितना? 2 अगर है तो उसका शून्यक भी हमको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर पावर अधिकतम हमारे पास 3 रहेगा तो उसका शून्यक भी हमको 3 मिलेगा। तो अगर हमारे पास जो बहुपद दिया है उसमें शून्यकों की संख्या कितना है? 2 है। तो शून्यक को हम लोग यहाँ सूचित करते हैं अल्फा और बीटा से, अल्फा और बीटा से ना। तो देखो हम लोग लिखे हैं, अगर शून्यक 2 है हमारे पास ना, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि जोड़ अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमेशा होता है -b/a। और शून्यकों का गुना, शून्यकों का गुना यानी अल्फा इंटू बीटा हमेशा होता है c/a। कब? तब जब बहुपद द्विघात हो। बहुपद कैसा हो? द्विघात बहुपद हो। आई बात समझ में? लेकिन अगर बहुपद हमारा त्रिघात बहुपद हो तो क्या होगा? तो वहाँ शून्यक हमारा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तो तीनों का योग भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा -b/a।
और फिर प्रोडक्ट मतलब गुना, तो दो दो का गुना, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो ये तीनों का योग क्या हो जाएगा हमारे पास सी बटा ए, और फिर तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा हमारे पास माइनस डी बटा ए। यानी इस फॉर्मेट में हम लोग लिख के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो देखना एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला बोला है कि आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसको बोलता है कि आप इसका शून्यक ज्ञात कीजिए ना, और क्या कीजिए शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यता की जांच कीजिए। मैंने शून्यक आप जो निकाले हैं वो आपका सही है या गलत है, इसका जांच भी करना है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग को शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना मतलब इसके बराबर शून्य हो जाना। यही बात हम बताए थे कि जो दिया है बहुपद वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि वह उसका शून्यक है। तो हम लोग क्या किए, ये जो बहुपद दिया है इसके बराबर में हम लोग क्या ले लिए, 0 ले लिए, ठीक है। अब हम लोग गुणनखंड 9th क्लास में पढ़े हैं, इसको फैक्टराइज करने आता है हम सबको, तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। कैसे करेंगे सर, तो इसको इससे गुना करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 8 एकम 8, 8 को 2 ऐसे टुकड़ा में बांटेंगे जिसको जोड़ने और घटाने पर हमारा बीच वाला आ जाए और गुना करने पर फिर से हमारे पास 8 आ जाए। तो 4 दूना के 8, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो चलो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, ठीक। बड़ा के साथ माइनस लिखिए क्योंकि हमको माइनस चाहिए था, ठीक ना। फिर बगल में जो है उसको हम लोग लिख दिए बराबर 0, ठीक। अब 4 टर्म हो जाता है तो क्या करते हैं, दो टर्म को एक साथ लिखते हैं, 2 टर्म को एक साथ लिखते हैं बराबर 0। अब अगर कुछ कॉमन होने लायक रहता है तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसमें दोनों में से लग रहा है कि x कॉमन होगा, x माइनस 4, और यहाँ से लगता है कि 2 कॉमन होगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कोई भी 2 टर्म एक जैसा दिख रहा है क्या, तो हम लोग देखते हैं कि हाँ सर दिख रहा है। तो जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक टर्म ही लिखेंगे और जो बच गया उसको लिख देंगे। यानी जो 2 बाहर हैं x प्लस 2 वो एक साथ, और दोनों टर्म के लिए एक टर्म लिखते हैं बराबर 0। अब 0 को दोनों को बारी बारी से बांट देते हैं, तो हो जाता है x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर कितना हम लोग को मिला, -2, और यहाँ x बराबर कितना मिल जाता है 4। हम लोग का शून्यक यही इसी को कहेंगे सर, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। मिल गया ना, 2 शून्यक, घात 2 तो शून्यक भी कितना 2। हम यही बात बताए थे, जितना पावर रहेगा शून्यक उसका उतना ही होगा, ठीक है। चलिए अल्फा और बीटा 2 घात हम लोग को मिले, मतलब 2 शून्यक हम लोग को प्राप्त हुआ। अब कह रहे हैं कि जो आप शून्यक निकाले हैं उसको जांच करके बताइए कि आपका शून्यक सही है। तो चलो देखो, सबसे पहले तो इसका कंपेयर करो, जो इक्वेशन तुमको दिया है उस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना 2 घात वाले का। तो इसमें a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी कि चर के गुणांक है। तो यहाँ x स्क्वायर के साथ है कितना 1, तो a बराबर हमारे पास कितना, a बराबर 1, b बराबर कितना -2, c बराबर कितना -8। तीनों को हम लोग कंपेयर करके निकाल दिए। अब क्या करना है सर, अब हमको जो नियम दिया है उस नियम से हम लोग देखेंगे क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a आना चाहिए, यही बात ना। तो चलो अल्फा प्लस बीटा माइनस b कितना है, ठीक, बटा a कितना है तुम्हारे पास, तो माइनस माइनस का हो जाएगा 2 बटा 1 यानी कि 2। अब अल्फा का वैल्यू बैठा दो, अल्फा का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास -2, और बीटा का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 4 है,
अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 2। तो देखो तो इधर भी 2 आया और इधर भी 2 आया, दोनों तरफ बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि हम जो कह रहे हैं सो सही है, हाँ या ना। आई बात समझ में। तो ये को जांच हुआ, दूसर का भी जांच करके देखना है ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना है सर 2, बीटा कितना है सर 4, तो 4 दूनी के -8। लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता क्या चीज़ है C/A। तो C कितना है तुम्हारे पास -8। अब ये कितना है 8 को 1 से भागा देगा तो क्या आएगा, दोनों तरफ देखो बराबर है, सही है। तो हमारा जांच भी सही है। आई बात समझ में। तो ऐसे जांच भी लेना है और ऐसे बना भी लेना है। दिक्कत है?